गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर लिया था, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, और उसका फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्स्ट टॉपिक क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने फ्लक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था और उसमें एक और टॉपिक हमने डिस्कस किया था, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू a cross section area is called electric। बाद हमने देखा था कि फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लक्स क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्लक्स को हमने इस तरह से डिफाइन किया। उसके बाद हमने जो एरिया वेक्टर पढ़ा था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हमें एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है तो इस चैप्टर में कहीं समस्या नहीं है। इस चैप्टर का की जो है, इस चैप्टर की है वो एरिया वेक्टर। हमने एरिया वेक्टर में दो टाइप की सरफेसेस की बात करी थी। एरिया वेक्टर में कितने टाइप की सरफेस देखी बेटा? दो टाइप की सरफेस, open surfaces and closed surfaces. The direction of area vector for open surfaces is always surfaces जितनी भी होती हैं लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या तो सरफेस के आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। ओपन सरफेसेस के लिए बहुत होती है, बट उसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर आपने क्वेश्चन के अंदर आउटवर्ड नॉर्मल कंसीडर कर ली तो पूरे क्वेश्चन में वो आउटवर्ड नॉर्मल ही रखनी है। ऐसा नहीं कि कहीं आउटवर्ड ले लिया कहीं इनवर्ड ले लिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और जितनी भी क्लॉज सरफेसेस होती हैं, फॉर क्लॉज सरफेसेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, हमेशा आउटवर्ड है। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में फिट करना है। ठीक है, तो जितनी भी क्लॉज सरफेसेस थी हमने डिस्कस किया था, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है ना, सिलेंडर, इन सब के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल कंसीडर करनी है। ठीक, और उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। उन प्रॉब्लम्स में हमने देखा था कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट, जैसे हमने सर्कल लिया था, सर्कल पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रख दिया और उसमें से फिर हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया। हमने एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी किया था, हमने एक क्यूब वाला क्वेश्चन भी किया था, और इन तीनों क्वेश्चंस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। ध्यान से चेक करना, इन तीनों क्वेश्चंस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा? कांस्टेंट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के सॉल्व करने वाला हूं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज वेरिएबल है। ठीक है, या एक कांस्टेंट वाला और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने क्यूब तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मैं कांस्टेंट का एक और क्वेश्चन ले लो कि सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है। क्या है बेटा? सिलेंडर, और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इसकी रेडियस क्या मान ली बेटा? कैपिटल है। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने लिखा E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट I कैप। सिलेंडर की लेंथ L मान लो, रेडियस कैपिटल R मान लो, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, कैलकुलेट द फ्लक्स पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है I कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x एक्सिस में ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है बेटा? x एक्सिस में। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे वैल्यू में कांस्टेंट है। E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट I कैप, यही है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस सिलेंडर से लिंक फ्लक्स कितना होगा, तो आपके पास पहली कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। बिल्कुल सही। इसकी रेडियस कैपिटल R है, और आप जानते हो बेटा अच्छे से, मैंने पहले भी सिखाया आपको 11th क्लास में कि सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती है। जैसे क्यूब में आप 6 सरफेसेस की बात करते हो, वैसे सिलेंडर में 3 सरफेसेस होती है। 3 सरफेसेस कौन सी बेटा? 2 सर्कुलर सरफेसेस और एक कर्व सरफेस, ये वाली कर्व सरफेस। जैसे मैं इस चौक को सिलेंडर समझता हूं, इस चौक को क्या मान लो बेटा? सिलेंडर। इसमें ये वाली जो सरफेस है ये सर्कुलर सरफेस, ये वाली जो सरफेस है ये भी सर्कुलर सरफेस, और ये वाली जो सरफेस है ना बीच वाली, इसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो कर्व वाला पार्ट है। तो 3 सरफेसेस हुई, तीनों से फ्लक्स कैलकुलेट करो और उसका एग्जामिनेशन करो, बिकॉज़ फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप तीनों सरफेसेस से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि सपोज सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, तो अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की बात करूंगा, ये सर्कुलर सरफेस, अगर सिलेंडर की रेडियस r तो इसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा पाई r स्क्वायर, डायरेक्शन इधर। इसके एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, जो सर्कुलर सरफेस है उसका मैग्नीट्यूड पाई r स्क्वायर ही होगा।
अब आपके पास बचा सिलेंड्रिकल, ये वाला जो पोर्शन है कर्व पार्ट, ठीक है ना, ये वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो इसकी डायरेक्शन, इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, मान लो जिस इस पॉइंट की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, हम इस पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे हम देखेंगे उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल होगी, उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें तीन सरफेसेस हमें पता चलेगी, एक ये वाली सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है और एक इसका ये कर्व है। अगर मैं इस सरफेस के लिए बात करूं तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में ही, बीच का एंगल कितना बना बेटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो यहां से फ्लक्स जितना एंटर हुआ, यहां से कितना फ्लक्स इसमें एंटर होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। phi1 = EA cos थीटा, ये फॉर्मूला लगाओगे। E की वैल्यू कितनी है बेटा, E का मैग्नीट्यूड कितना है E0, A कितना है बेटा, इस कर्व सरफेस का एरिया, सिलेंडर के सर्कुलर सरफेस का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, सर्कुलर सरफेस होती है पाई r स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा 180 डिग्री। E और A के बीच का एंगल कितना होगा बेटा 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1, तो phi1 कितना है आपके पास, phi1 की वैल्यू आई माइनस E0 पाई r स्क्वायर, phi1 की वैल्यू आई माइनस E0 पाई r स्क्वायर। अब देखो इस वाली सरफेस की भी बात कर लेते हैं। इस वाली सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर की बात करें, जिसमें यहां पॉइंट एरिया वेक्टर, मैं यहां लूं एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल हो, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल, तो हमेशा ध्यान से देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो इसका एंगल कितना बना 90 डिग्री। फ्लक्स कितना होगा बेटा यहां से, लेकिन फ्लक्स कितना होगा phi 0, परपेंडिकुलर सरफेस से फ्लक्स 0 होगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, तो फ्लक्स कितना होगा हमेशा 0, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री cos 90 0। अब आपके पास ये वाली सरफेस कौन सी, ये वाली, ये भी सर्कुलर सरफेस है। अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो वो इस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात E0 pi r स्क्वायर cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, देन phi3 कितना हुआ बेटा E0 pi r स्क्वायर। और अब ध्यान से देखो phi है, phi ने कितना हो गया phi1 plus phi2 plus phi3, phi1 की वैल्यू माइनस E0 pi r स्क्वायर, phi2 0, phi3 की वैल्यू प्लस E0 pi r स्क्वायर। अगर तीनों का सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने क्यूब वाला क्वेश्चन किया, हमने सिलेंडर वाला क्वेश्चन किया, दोनों क्वेश्चन में ध्यान से देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड E0, डायरेक्शन फिक्स I के। किसी भी क्लॉज सरफेस से लेंथ फ्लक्स 0 होगा। क्यूब वाला क्वेश्चन भी कर लिया और सिलेंडर वाला क्वेश्चन भी कर लिया, दोनों में 0 आया आंसर। इसका मतलब किसी क्लॉज सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस एंटर होती हैं, अगर उतनी ही बार निकलती हैं तो उससे लिंक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। इससे लिंक फ्लक्स हमेशा कितना होगा बेटा 0। कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए कांस्टेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व पर एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि उसमें भी क्या फ्लक्स 0 आता है, उसमें भी हम चेक करते हैं कि फ्लक्स 0 आ रहा है या कुछ अलग। तो हम फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्यूब वाला। मैंने क्यूब रखा है, ठीक है ना, मैं ऐसे ले लेता हूं, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस और इसको मैंने क्या मान लिया z एक्सिस। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे जाके मैंने क्यूब ले लिया। क्या ले लिया बेटा क्यूब। ये मेरा क्यूब है जिसकी साइड मैंने मान ली कितना लिया, ओरिजिन से l डिस्टेंस, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे मान लिया l डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा E वेक्टर इक्वल्स टू E0 xi कैप। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल? बोलोगे सर ये तो वेरिएबल हुआ कि x पे डिपेंड करेगा। x की वैल्यू 0 रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। डायरेक्शन फिक्स है I कैप, डायरेक्शन क्या है I कैप। अब ध्यान से देखो क्यूब वाला क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी चार सरफेस तो परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं I की बात करूं तो I कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो x एक्सिस में है, तो इससे चार जो इसकी सरफेसेस हैं उनके
क्योंकि एरिया वेक्टर ई के परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स क्या होगा 0। एक ये वाला, एक ऊपर वाला, एक बाहर वाला और एक इसके पीछे वाला। तो इसकी चार सरफेसेस तो हमेशा क्या होंगी परपेंडिकुलर सरफेस, और परपेंडिकुलर सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा 0। अब आपके पास केवल दो सरफेस बची, ये वाली और ये वाली। इस वाली सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इस डायरेक्शन में, इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो वो इस डायरेक्शन में। बीच का एंगल कितना बनेगा बेटा वही 180। तो यहां से लिंक फ्लक्स की बात करी जाए तो phi1 कितना होना चाहिए, फॉर्मूला वही होगा E cos थीटा। फॉर्मूला क्या होगा E cos थीटा। phi1 देखो बेटा E का मैग्नीट्यूड इस सरफेस के लिए E कितना होगा चेक करो, E नॉट x, x कितना होगा, x आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, x आपकी क्या बेटा ओरिजिन से डिस्टेंस। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो ये ओरिजिन से कितने हुआ है, इसकी जगह क्या पुट करोगे बेटा L, क्योंकि ये वाली सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा, वो वेरिएबल है, देखो x पे डिपेंड करता है। तो यहां के लिए x कितना होगा L, a कितना होगा क्यूब की साइड जो होती है उसका स्क्वायर होगा, सरफेस का एरिया कितना होता है क्यूब की साइड का स्क्वायर, E नॉट L a स्क्वायर। cos थीटा कितना है बेटा 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी बेटा phi1 बराबर E नॉट L a स्क्वायर टू माइनस 1, माइनस पहले लगा दो, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट बेटा। अब उसके बाद दूसरी सरफेस को ध्यान से देखो, दूसरी सरफेस में देखो एक ही डायरेक्शन है, बीच का एंगल कितना होगा बेटा 0 डिग्री। देखो फ्लक्स ध्यान से phi2 बराबर फॉर्मूला वही E cos थीटा, ये cos थीटा phi2 बराबर। अब ध्यान से देखो इस सरफेस के लिए E कितना होगा, क्योंकि E तो वेरिएबल है हमारा, E कितना होगा इस सरफेस के लिए E की ये जो x की वैल्यू है ना वो क्या होगी बेटा a प्लस है, यहां तक डिस्टेंस l थी और ये इसकी साइड a, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस टोटल a प्लस है। इस वाली सरफेस के लिए E की वैल्यू होगी बेटा E नॉट a प्लस l, a प्लस l, a आपकी साइड से वही होगा a स्क्वायर cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, एंगल 0 से दोनों के बीच सॉल्व करने से phi2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा E नॉट a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो a क्यूब प्लस E नॉट L a स्क्वायर cos 0 1, इक्वेशन नंबर 2। और अब ध्यान से देखो जो फाइनाइट सॉल्व करना है ना, फाइनाइट कितना होगा phi1 प्लस phi2, इसमें ये वैल्यू ऐड करो, ये वैल्यू माइनस की ये वैल्यू प्लस की कैंसिल आउट, क्या बचा केवल E नॉट a वैल्यू पुट करने का आंसर कितना है बेटा E नॉट a, यही आंसर है। आपको क्या पता चला, दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फ्लक्स कितना था 0, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो उस केस में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा E नॉट a क्यूब, 0 नहीं होगा, हमेशा जरूरी नहीं कि आंसर 0 ही आए। क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। अब उसके बाद देखो एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम, स्फीयर एक प्रॉब्लम और एक जनरल कॉन्सेप्ट जो अपने दिमाग में आना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, क्या बेटा स्फीयर, इसका सेंटर यहाँ पे मेरे पास एक क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, हम मुझे पता है प्लस क्यू चार्ज से जो भी पॉजिटिव चार्ज उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। मैंने ऐसा देखा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ऐसे मान ली और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ऐसे। ध्यान से देखा जाए जितनी फील्ड लाइन इसमें एंटर हुई उतनी ही बाहर निकली, फ्लक्स क्या होना चाहिए 0, और वही होगा नेट क्या होना चाहिए। किसी भी क्लॉज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर होती होती है। अब इसका लॉजिक सीखते हैं कि 0 कैसे आता है। देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं स्फीयर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन, बीच का एंगल कितना है बेटा थीटा की वैल्यू 90 से अबव, दिख रहा है साफ साफ, थीटा की वैल्यू 90 से अबव, cos 90 तक तो वैल्यू आपकी क्या होती है पॉजिटिव, 90 से अबव वाली वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। इसी तरह से इस वाली सरफेस इस वाले पॉइंट के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, बीच का एंगल 180, cos 180 तो -1 होता है,
इस वाले के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, ये एंगल भी 90 से। तो तीनों केस में ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से फ्लक्स कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। इन तीनों के लिए फ्लक्स कैसा होना चाहिए बेटा, नेगेटिव। यहाँ पे चेक करो, इस वाले पोर्शन को चेक करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन, बिलो 90, बीच का एंगल कितना हुआ, पॉइंट को चेक करो, दोनों एक ही डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लक्स पॉजिटिव। इस वाले पॉइंट को चेक करो, ये भी बिलो 90, इसका मतलब यहां से जो फ्लक्स है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखते हो, PA cos थीटा। ध्यान से देखा जाए तो इस सरफेस के लिए P की वैल्यू ज्यादा है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे Q/r का डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और ये वाला एरिया इसके कंपैरिजन में कम है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, और आंसर कैसा, नेगेटिव, फ्लक्स कैसा, नेगेटिव। इस वाले पोर्शन को देखा जाए तो यहाँ एरिया वेक्टर ज्यादा, बट पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ये जो फ्लक्स है वैसे पॉजिटिव, तो ये 101% जितना फ्लक्स यहाँ से बाहर निकला उतना ही फ्लक्स एंटर हुआ, मतलब एंटर होने वाला फ्लक्स हमेशा नेगेटिव और बाहर निकलने वाला फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव। तो फाइनल कितना होगा, कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं कि किसी भी ग्लास सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस एंटर होती हैं अगर उतनी ही बाहर निकलती है तो फ्लक्स हमेशा क्या होता है, जी फ्लक्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है बेटा। ठीक है, इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस कर ली और फ्लक्स का पूरा कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है और पॉजिटिव भी होता है फ्लक्स, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ठीक है, और एक्चुअल में फ्लक्स एक टाइप की एनर्जी होती है जो किसी क्लॉज सरफेस से पास करते हैं अपन, किसी सरफेस से पास करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कांसेप्ट। अब अगला टॉपिक आपका आएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तीन टाइप का। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होगा बेटा, तीन टाइप का। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम चार्ज को किसी सरफेस पे, किसी लेंथ पे, किसी वॉल्यूम पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो देखो ध्यान से। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम कोई चार्ज ले, सपोज मेरे पास Q चार्ज है, कितना चार्ज है Q चार्ज, अगर मैं इस चार्ज को किसी लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट करूं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, कंटीन्यूअस मतलब किसी भी पॉइंट मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता हूं उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी सरफेस पे करना है तो सरफेस के ऊपर है ना सब जगह एक जैसा चार्ज हो, ऐसा नहीं जैसे स्फीयर है आपके पास, स्फीयर की सरफेस पे हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो पूरी सरफेस पे इक्वल होना चाहिए, सब पॉइंट्स पे कहीं भी आप चेक करो, छोटे छोटे एलिमेंट लेके उसमें देखो तो सब जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो सेम होना चाहिए, उसको बोला जाता है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही वॉल्यूम के अंदर करके देखो, वॉल्यूम में भी करेंगे, जैसे रूम है, इस वॉल्यूम के अंदर, रूम के अंदर अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल मतलब सब जगह इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सब जगह इक्वल, ऐसा नहीं कि इस कोने में चार्ज ज्यादा इस वाले में कम, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, इसे बोला जाता है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम तीन तरह से करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कितने तरह से करते हैं, तीन तरह से, किसी लेंथ के अक्रॉस, सरफेस के अक्रॉस एंड वॉल्यूम के अक्रॉस। तो जब हम लेंथ के अक्रॉस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसे बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट आपका है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगर मान लो मेरे पास एक वायर है, क्या है, वायर जिसकी लेंथ फिक्स है, कैपिटल है, कितनी लेंथ, कैपिटल है, ये वायर है, इससे मुझे प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्लस Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल करना है, मतलब जो प्लस ले रहे हैं वो पॉइंट आप सब जगह इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे ऐसे लिखो। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन L के क्रॉस पूरे वायर पे है, जितना चार्ज यहाँ है उतना मतलब इक्वल सब जगह सेम है। ठीक है, इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी समझते हो, यूनिट लेंथ, मान लो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज है, ठीक है ना, तो टोटल चार्ज में 5 का डिवाइड कर देंगे तो 1 में आ जाएगा, उसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोला जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, यूनिट लेंथ के चार्ज को, यूनिट लेंथ के चार्ज को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं।
लैम्डा इक्वल्स टोटल चार्ज कितना था आपके पास स्मॉल q, टोटल लेंथ कितनी है कैपिटल है। द चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। पक्का समझ में आ गया भाई? जैसे टोटल आपको पता है इतना है और आपको एक का निकालना तो टोटल लेंथ का डिवाइड कर दो, जनरल सी बात है, ठीक है? तो ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ लैम्डा, यूनिट ऑफ लैम्डा इज चार्ज की यूनिट कूलम, लेंथ की यूनिट मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। डायमेंशन ऑफ लैम्डा क्या होगी बेटा? जनरल है a1 t1 तो इसकी होगी चार्ज की और नीचे मीटर l1। क्या आ गया आंसर? m0 l-1 t1 a1, ठीक है? टाइम बहुत सीखनी है, इजी होती है, कोई समस्या नहीं आती। समझ में आया? नहीं मैं तो आपसे एक चीज पूछूं कि मैंने बीच में एलिमेंट लिया तो बार-बार हम एलिमेंट की बात करें। इस एलिमेंट के अक्रॉस जो चार्ज है वो मैंने कंसीडर कर लिया dq। चार्ज कितना मान लिया dq। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी मान ली बेटा? dl। इस एलिमेंट की लेंथ ये बार-बार आपको कंसीडर करना होगा। एलिमेंट की लेंथ कितनी मान ली बेटा? dl और एलिमेंट का चार्ज कितना मान लिया? dq। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे बेटा? और भी सिंपल सी बात है, टोटल के लिए निकालना है तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। केवल छोटे एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो लैम्डा हो जाएगा कंटीन्यूअस। कैसा है? कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस की केस में जितनी लेंथ लोगे उतना ही उसके अक्रॉस चार्ज होगा। तो यूनिट लेंथ के चार्ज की बात की जाए, यूनिट लेंथ के चार्ज की बात करी जाए या लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करी जाए तो वो इस केस में क्या होगी बेटा? dq by dl। क्या होगी बेटा? dq by dl। अब एक और चीज इसमें साथ के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना हो बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इस एलिमेंट से r डिस्टेंस पे जाके पॉइंट ले लिया मैंने, इस एलिमेंट dq से या एलिमेंट dl से r डिस्टेंस पे जाके पॉइंट ले लिया मैंने, जहां पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो +1 चार्ज डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, कंसीडर किया। अब मुझे b में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड q/r² होता है, तो dq की वजह से कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे स्मॉल ही होगा क्या? d। एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो पूरे की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो d k यहां पे चार्ज कितना है बेटा? dq। नीचे हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं r का, जिधर आपकी r की डायरेक्शन होगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, रिपल्सिव। समझ में आया क्या? अगर मुझे टोटल कैलकुलेट करना होगा तो क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन। मैं चाहूं तो dq की वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूं। dq कितना होगा बेटा? लैम्डा d इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अगर आपको डेंसिटी की टर्म में लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप क्या करोगे बेटा? dq की जगह क्या लिख लोगे? लैम्डा d। यहां पे पुट कर दो तो d वेक्टर कितना आ गया बेटा? d वेक्टर आ गया k लैम्डा dl अपॉन r² इनटू r²। और अगर बहुत सारे इंटीग्रेशन कर ले तो पूरे वाइट को लिख सकते हैं। अगर मैं पूरे वाइट पे ध्यान से देखूं, पूरी लेंथ से कैलकुलेट करना चाहूं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? e वेक्टर। 1 का e वेक्टर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e वेक्टर। लेंथ के अक्रॉस कर रहे हैं तो कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट जो है वो बाहर ले सकते हैं। या लेंथ के अक्रॉस कर रहे हैं कि 0 टू l जो भी लेंथ है तो इसकी लिमिट 0 टू l जैसे हम लिखेंगे k लैम्डा dl अपॉन r² इनटू r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हुआ ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।